बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात करने के लिए हमारी कोशिश होती है न सिर्फ पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमा के साथ साथ दीगर शोबाजात जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत से पूछें कैसे मुल्क को मजबूत मुस्तहकम बनाना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल एक तरफ तो गैस का बहरान, दूसरी तरफ अभी तक तो सर्दियां आई नहीं है और पूरे ही पाकिस्तान में गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। और स्पेशली जब हम सिंध पर नजर डालते हैं तो न सिर्फ कराची बल्कि दीगर शहरों में भी जो घरेलू सार्फिन है उनके चूल्हे ठंडे पड़ गए और गैस की लोड शेडिंग हर शहर में हो रही है। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है और हमारे पास तो गैस की किल्लत तारीख में इतनी नहीं रही। किसकी नाअहली है, ये इस तरह क्यों हो रहा है और आगे अवाम को क्या क्या भुगतना होगा। और स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का भी मैं जिक्र करता चलूं। शरह सूद में 1.5% इजाफा हो गया है तो क्या महंगाई का एक और तूफान आ रहा है। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। और कराची में तब्दीली की बातें और हमारे जराये का कहना है कि बहुत सारी यहाँ पे सियासी मामलात और सियासी परिंदों की उड़ानें होने जा रही है। सीजन भी करीब है। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। इस वक्त हमें फोन कॉल पे ज्वाइन किया है एमक्यूएम पाकिस्तान के मेंबर सूबे असेंबली गुलाम जलाली साहब ने। जलाली साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। जी बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले आपको मुबारक देनी चाहिए कि आप तमाम लोगों के कोलिशन से वफाकी हुकूमत ने तारीख बिल पास करवा लिए, लेकिन आपको लग रहा है कि बिल पास हो गए, मुमकिन है कि उनके समरात अवाम तक भी आए, लेकिन आज स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया और शरह सूद में 1.5% इजाफा हुआ है। मजीद महंगाई के खदशात और बादल मंडला रहे हैं। जलाली साहब कैसे ये कवर होगी चीजें? जी बिल्कुल सही। अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम पाकिस्तान जो है हमेशा से जो है वो उन तमाम चीजों पर जो है वो अपने तमाम इत्तेहादियों के साथ होती है जिसमें आवाम का बेनिफिट होता है। और जितने भी बिल पास हुए हैं ये फर्ज वाहिद के लिए नहीं हुए, ये भी आवाम के लिए हुए हैं। और इसमें जो वोटिंग मशीन का मामला था कि लोग किस तरीके से धांधली करते थे, किस तरीके से जो है वो आरओ अपने लगाए जाते थे, सारी चीजें होती थी। और अब जो है वो सूरत हाल थोड़ी सी जो है वो मुख्तलिफ है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में लोग इसके समारात जो है वो देखेंगे कि किस तरीके से इससे आवाम मुस्तफीद होंगे ना। मतलब आप पर उम्मीद है कि अब इलेक्शन अगर इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन से होंगे तो तमाम ही पार्टीज को, तमाम स्टेक होल्डर को इस पर एतमाद होगा, ट्रस्ट करेंगे? देखिए जो भी साथ खड़े हुए थे, लाजमी की बात है कि वो एतमाद में थे, जो साथ खड़े हुए थे ना, और जो लोग ये दावा कर रहे थे कि लोग नहीं आएंगे और सारी चीजें होंगी। लेकिन जिलानी साहब लोग नहीं आएंगे, लेकिन आपको ये भी इल्म में होगा कि बहुत सारे लोग लाए गए और पाकिस्तान में कॉल्स के आने का सिलसिला भी सियासत में पुराना नहीं है, मतलब एक तारीख है इसकी भी, नया नहीं है। तो ये जो लाए गए थे लोग या दिल से आए थे, आपको नहीं लग रहा ये लाए जाने वाला सिस्टम अब खत्म होना चाहिए? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मतलब इन चीजों से गुरेज करना चाहिए, फिर ये शिकवे ना हो कि एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्वमेंट कर रही है। देखिए मैं एमक्यूएम का नुमाइंदा हूँ, एमक्यूएम का कारकुन हूँ। मुझे एमक्यूएम का पता है कि एमक्यूएम कभी किसी की पावर में किसी की जोर आजमाइश नहीं होती और उसमें जो फैसले करने होते हैं खुद एतमादी से खुद करती है। आपके अरकान को कॉल्स नहीं आई? ये आपके किसी मेंबर को कॉल नहीं आई? नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किसी मेंबर को कॉल नहीं है। हम सब इस चीज से मुत्तफिक है। राब्ता कमेटी का जो फैसला होता है उस पर तमाम लोग जो है अमल करते हैं और ये तमाम चीजें मशावरत से तय हुई थी और उसके बाद जो है इसका इम्प्लीमेंट हुआ है। अच्छा जलाली साहब बताइएगा, हमारे जराये का कहना है कि स्पेशली कराची की सियासत में तब्दीली मुतवक्के है। बहुत सारे जो पॉलिटिशियन है और सीजन भी करीब है, इलेक्शन करीब है, तो हमने देखा है कि बहुत सारे लोग अपनी सियासी वाबस्तगियां, वफादारियां तब्दील करके दूसरी पार्टियों में जाते हैं। तो अब आप क्या देख रहे हैं कराची में? और आपको पता होगा कि डॉक्टर फारूक सत्तार और इशरतुल इबाद साबिक गवर्नर की मुलाकात भी दुबई में हुई है, ये इशारे हैं? देखें इलेक्शन से पहले इस तरह की गहना गहमी जो शुरू होती है ये तमाम चीजों में हिस्सा होती है और तमाम लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से 2-4 सीटें हासिल की जाए। और मैं आपको बताऊं कि कुछ इतलात ऐसी भी हैं, कुछ लोग जो है वो मुख्तलिफ पार्टियां अपनी बदलने के चक्कर में इधर से उधर रास्ते भी कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम का जो कारकुन है वो इतना मैच्योर होता है कि उसको जरूरत नहीं होती कि वो कारकुन जो है वो अपनी वफादारी तब्दील करे और तमाम चीजें करने के बाद जो है। और जो कारकुन एमक्यूएम में 5-10 साल गुजार गया ना साजिद भाई, जी जी, वो कहीं किसी और पार्टी में एडजस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि तमाम जगहों पे जो है वडेराना बैंकिंग सिस्टम है, हाकुमाना सिस्टम है कि जो सारी चीजें हो गई बस वो हो गई। और ग्राउंड रूट लेवल पर जो है जब साथी अपने आप को मैच्योर करता है उसके बाद उसको जिम्मेदारी मिलती
थी, ये सारी चीजें हैं। तो उसके बाद वो किसी और पार्टी ने एमकेएम में कहा, तो मैं समझता हूँ कि एडजस्ट हो ही नहीं सकता। अल्लाह हमारा अपना वापस जो है अपने घर में ही रहना होता है। लेकिन जिलानी साहब, लेकिन कुछ लोग तो तितर बितर हुए हैं, जिसमें मुस्तफा कमाल साहब हैं और दीगर लोग हैं। क्या आगे 2023 के इलेक्शन में यकजा होने की तरफ जा रहे हैं, या मजीद जत्थे बनेंगे, धड़े बनेंगे और डॉक्टर फारूक सत्तार और दीगर लोग कोई एक नई एमक्यूएम लैंड होगी कराची में? आपने सवाल भी खुद करा सही भाई, उसका जवाब भी आपने जो है वो खुद ही दिया कि कितना बेहतर हो गया ना। तो जो एमकेएम से निकला, जो एमकेएम से हटा है, वो कितना बेहतर ही हुआ। और जब तक जो है अपनी छतरी के नीचे, अपनी अम्ब्रेला के नीचे जो लोग हैं, आई देखें अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग जो है वो अपने काम कर रहे हैं, अपने लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं। और तो जो लोग इधर उधर हो गए, और अगर आप उनसे रवाबित कायम करेंगे, आप उनको स्पेस देंगे 2023 के इलेक्शन में, मुमकिन तौर पर कुछ लोग मुमकिन है राब्ता भी आपसे करें? देखिए एमकेएम के दरवाजे जिस तरह खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने कहा और हमारे राहुल भाई ने कहा, नवीद भाई ने कहा, तमाम लोग जब तक मुख्तलिफ मीटिंग में भी ये बात की है, मीडिया से भी ये बात की है कि एमकेएम के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं। जिसने भी एमकेएम में आना है बिल्कुल आए, एमकेएम के नरमोगत की पाबंदी करते हुए, इसके आइन की पासदारी करते हुए आए और एमकेएम का हिस्सा बने, आवाम के बीच में आए, आवाम की खिदमत करे। लेकिन अगर कोई समझता है कि वो आएगा, आने के बाद जो है वो वन मैन शो बनने की कोशिश करेगा, तो अब वो एमकेएम में सारे सिस्टम जो है खत्म हो गया है। तमाम लोग जो है वो इंफरादी तौर पर नहीं बल्कि इज्तिमाई तौर पर जो है अपनी कौमी खिदमत कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट में ये बताइएगा, हमारे जराये का कहना है कि जो एमक्यूएम के धड़े हैं या जो दीगर लोग हैं, जो पुराने पॉलिटिशियन हैं जिनकी वापसी रही है एमक्यूएम पाकिस्तान से, फिर से उनको यकजा करने के लिए जिद्दोजहद की जा रही है, आप कुछ रोशनी डालेंगे? क्या ये एक ताकत होने जा रहे हैं तमाम धड़े, या कि सबने जिस तरह 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है इसी तरह ही रहेगा और आवाम को जो डिलीवर होना चाहिए था, जिस तरह फारूक सत्तार साहब भी कह रहे थे कि कराची वालों के लिए सौतेला सुलूक आज भी जारी है, तो ये आवाम की महरूमी मुमकिन है ऐसे खत्म हो जाए? एमकेएम जो है ना वो एक ही है भाई। मैं आपको एक दफा आपको बता दूं कि एमकेएम जो है ना वो एमकेएम एक ही है। बाकी अगर किसी ने अपनी 2 इंच की और 1.5 इंच की और 3 इंच की अगर मस्जिद बनाई भी है, तो उनको अब तक इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि उन्होंने क्या हासिल किया और क्या खोया। ठीक है, वो जो बना के बैठे हुए थे अपनी अपनी सारी चीजें जो है, तो किसके हाथ में क्या आया, किसने एमकेएम को दफन करने की कोशिश की, किसी ने आइन तब्दील करने की कोशिश की, और बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम मुखालफाना एक्टिविटीज के बावजूद जो है एमकेएम अपने पांव पर खड़ी हुई है, एमकेएम अपने लोगों के दरमियान मौजूद है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको इसमें और बेहतरी नजर आएगी। चले जी, बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया गुलाब जिलानी साहब, आपने एमक्यूएम पाकिस्तान का मौकिफ पेश किया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, दीगर लोगों को भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मोमिन खुसूसी सीएमसी इकबाल साहब ने। मोहम्मद इकबाल साहब, क्या आप सुन सकते हैं? जी अल्लाह जी भाई, बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। जी बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये बताइएगा कि विफाकी मुश्तरका इजलास की चेमा गोइयां होती रही, विफाकी हुकूमत पर तनकीद आप करते रहे, लेकिन तारीख साज लेजिस्लेशन वो करने में कामयाब हो गए, लेकिन आपकी तरफ से अभी तक उन पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ये आइन के खिलाफ है। किस तरह सर कुछ बताएंगे? ये तो तारीख साज लेजिस्लेशन आप इसको कहते हैं तो फिर ये आपकी तवाफी है, लेकिन हम तो इसको काला कानून कहते हैं, क्योंकि जहां पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोगों को इन्वॉल्व करके, आपने देखा कि पीटीआई का अपना है कि मैंने वीडियो क्लिप सारी दुनिया ने देखा कि उसने कहा कि मुझे बुलाया गया तो लेकर अपने हमेशा वही मुझे लेकर आया, फिर उसके बाद तो गुंजाइश रहती नहीं है। तो आपको ये हमेशा से पता है कि आज भी वो आज तक यहाँ बड़ा जमान बिठाए बैठ उनके साथ है। तो सर इकबाल साहब आपका ही कहना था कि एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर नहीं है, इससे तो साबित हो गया कि एक पेज पर है। ठीक है, पेज पर है तो अपोजिशन भी एक पर है, फिर देखेंगे मसलन। ठीक है, गैस बहरान सर शिद्दत इख्तियार कर गया है। 18th अमेंडमेंट के बाद तमाम चीजें तो आप देख रहे हैं, तो विफाक से आप किस तरह सिंध की आवाम, बिलखुसूस शहर कायद की आवाम को निजात दिलाएंगे? अभी तो सर्दियों का आगाज है, लेकिन घरेलू गैस का बहरान सिर्फ शहर कायद पे नहीं है, गैस का बहरान पूरे पाकिस्तान में है। इस नाअहल नालायक हुकूमत में बहरान सिर्फ गैस का नहीं है, तो यहाँ पर बिजली का भी है बहरान, यहाँ पर पेट्रोल का भी है बहरान, यहाँ पर प्याज का भी है बहरान, यहाँ पर आटा चीनी दाल का भी है बहरान। तो यहाँ पर तो बहरानों की बहुत लंबी फहरिस्त है। किस बहरान की आप बात करेंगे तो हुकूमत ही बहरानों की हुकूमत है। तो कैसे निकालेंगे सर? ऑपोजिशन भी तो यकजा नहीं है।
देखिए अपोजिशन तो यज्ञ है, आप कैसे कह सकते हैं अपोजिशन यज्ञ नहीं है? सर पीडीएम से आप किनारा कर गए, आपको याद होगा। देखिए पीडीएम एक अलग टॉपिक है, पीडीएम से क्यों किनारा की दुनिया को, और क्या इश्यूज थे, हमारी अपनी लाइन ऑफ डायरेक्शन थी। हमने पीडीएम का वजूद करने वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी थी, आपको याद होगा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ऐसा ही है जमात पर पीडीएम उनकी दरख्वास्त पर पीडीएम में सारी जमातों ने उनको ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद पीडीएम का वजूद आया। लेकिन अगर किसी सियासी जमात ने, और जब तक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के एडवाइस पर पीडीएम की सियासी जमातें चलती रही, उनको कामयाबी मिलती रही। आखिरी कामयाबी जो हमें मिली वो यूसुफ रजा गिलानी की सूरत में मिली थी। इस मुल्क में जितने भी बाई इलेक्शन हुए तमाम पीडीएम की जमातें इलेक्शन के बाइकआउट करने पर मुतफिक थी, और वाहिद सियासी जमात पीपुल्स पार्टी थी जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन की तरफ जाना चाहती थी। और जहां जहां 10 बाई इलेक्शन हुए, 10 बाई इलेक्शन में 9 इलेक्शन में पीटीआई को जिल्लत का सामना करना पड़ा। तो ये कामयाबी वही कामयाबी थी जो डायरेक्शन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की थी। और आखिरी स्टेज पर ये जो पीडीएम की जमातें, जो दोस्त है हमारे, ये कहते थे कि जी हमें इस्तीफा दे देना चाहिए और हमें लॉन्ग मार्च की तरफ जाना चाहिए। पीपुल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि हमें इस्तीफा नहीं देना चाहिए, हमें मैदान खुला नहीं देना चाहिए, हमें लॉन्ग मार्च की तरफ जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि पीपुल्स पार्टी के मौक़िफ़ के ऊपर इन्होंने बिलीव न किया और उन्होंने जनाब यानी उसमें पीपुल्स पार्टी के अगेंस्ट उन्होंने पीडीएम में अपने इजलास करना शुरू कर दिया। नतीजा ये निकला जो अपने 2 दिन पहले कौमी मुश्तरका इजलास में देखा है। और सवाल तो ये फिर पैदा होता है कि क्या पीडीएम की वो जमातें जो इस्तीफा देने के लिए कायल थी, क्या उन्होंने आज तक इस्तीफे दे दिए? अगर नहीं दिए तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का मौक़िफ़ मैं समझता हूँ दुरुस्त है। चले आगे बढ़ते सर, हमारे जराए का कहना है कि कराची की सियासत में तब्दीली मुतवक्किल है और सीजन भी स्टार्ट हो गया है कि जब हमने देखा है पाकिस्तान का माजी रहा, इलेक्शन करीब आता है तो बहुत सारे लोग पार्टियां और वफादारियां तब्दील करते हैं। तो कराची में कितना टफ टाइम आपको देंगी, स्पेशली जो एमक्यूएम के धड़े मिलने की खबरें गूंज रही हैं? देखिए एमक्यूएम के लिए तो मैं बेचारी सियासी जमात कहूंगा, मेरी दुआएं उनके साथ है। इस वक्त उनकी पोजीशन ये है कि उनको जो तनख्वाह है उसी पर वो काम करते रहेंगे। जहां तक तब्दीली की बात है शहर कराची की, तो शहर कराची में आपकी बात दुरुस्त है, तब्दीली होगी, लेकिन वो तब्दीली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ होगी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सर पर वो तब्दीली होगी इंशाल्लाह। उसकी वजह आप देख लें, 2 बाई इलेक्शन कराची में हुए, एक सूबाई असेंबली का और एक कौमी असेंबली का। इनमें 249 जहां पीपुल्स पार्टी का नंबर 7वां था और जहां पर जो लोग फर्स्ट पे थे वो 6ठे और 7वें की दौड़ में रहे, यानी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीटीआई। कैंटोनमेंट इलेक्शन में 2015 के इलेक्शन में पीपुल्स पार्टी के पास सिर्फ 3 नशिस्तें थी और एमक्यूएम के पास 14 थी। तो अब उठा के रिजल्ट देख लें कि एमक्यूएम के पास कितनी है और पीपुल्स पार्टी के पास कितनी है। तो और 88 का बाई इलेक्शन हुआ, जो रिजल्ट हमने दिया सबको व्हाइट वॉश किया, लोगों की जमानतें जब्त हो गई। तो कराची के लोग पीपुल्स पार्टी के ऊपर उनका एतमाद बढ़ता जा रहा है और आप दुरुस्त तब्दीली होगी, वो तब्दीली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ होगी। और इंशाल्लाह लोकल बॉडी का अगर इलेक्शन होते हैं तो उसमें भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सरप्राइज देगी और मेयर कराची पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का। अच्छा, एक और एमक्यूएम बनने की और एक और जत्थे की बातें गर्दिश कर रही है, हमारे जराए का कहना है। डॉक्टर इशरतुल इबाद और दीगर बेचारी जमात हो गई, ये बेचारी जमात है, मेरी हमदर्दियां, मेरी दुआएं सब उनके साथ। चले, बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, आपने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का मौकिफ पेश किया। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद शो को मजीद आगे बढ़ाते हैं और हमें ज्वाइन किया है एमक्यूएम ओआरसी के सीनियर रहनुमा असलम भुट्टो साहब ने। भुट्टो साहब खुशामदीद कहेंगे शो में। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। सबसे पहले मैं बात करूंगा गैस बहरान पर। आपने देखा होगा न सिर्फ कराची बल्कि पूरे ही पाकिस्तान में गैस का बहरान है और घरेलू सार्फिन के चूल्हे ठंडे पड़ गए। माजी में तो ऐसा बहरान नहीं देखा गया। और आप जो स्टेक होल्डर हैं स्पेशली सिंध के, तो क्या करेंगे, क्या अलाए अमल होगा, कैसे आवाम को रिलीफ दिलवाएंगे? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम इशू पे आपने मुझे ऑनलाइन लिया। और जहां तक गैस बहरान का ताल्लुक है तो हम किस बहरान की बात करेंगे जो इस वक्त हमारे मुल्क में एक नहीं पता नहीं कितने बहरानात ने जन्म ले लिया है। और बशमूल ये गैस तो वो चीज है कि जो आपके घर में रोजमर्रा जिंदगी और रोजमर्रा के लिए जो फैमिली अपना खाना पकाने में, उठने बैठने में जो एक एक पल में
उनको जरूरत होती है और उसकी भी इन्होंने गैस की शॉर्टेज पैदा कर दी गई है। न सिर्फ पूरे मुल्क में, बिलखुसूस सिंध के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है वो एक बड़ी गंभीरता वाली सिचुएशन चल रही है और हुकूमत जो है वो इस वक्त बहुत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। इस वक्त अवाम को रिलीफ देने के बजाय उनके लिए उनको अजियत में मुब्तला कर दी जा रही है हुकूमत, और हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आती है। सिर्फ और सिर्फ अपनी चीजों को मैनेज करने में, हुकूमत को किस तरह से बचाना है उसको मैनेज करने में, और किसको कहां पर रिलीफ देना है उसको मैनेज करने में। कोई अगर उनका जो पार्टनर इधर उधर होने की कोशिश कर रहा है, उनको आज एक मिनिस्ट्री नहीं दूसरी मिनिस्ट्री देने के चक्कर में ये सारी कहानी ऐवान के अंदर आपस में बंटवारे की चल रही है, लेकिन अवाम तक कोई कुछ नहीं सोच रहा। तो लिहाजा ये जो परेशानी हो चुकी है, और अभी तो सर्दियां शुरू भी नहीं हुई हैं। अभी तो सर्दियां जिस वक्त शुरू होंगी तो फिर पता चल जाएगा कि सार्फिन जो है, जो पूरे मुल्क के अंदर और बिलखुसूस सिंध के अंदर जो इस वक्त सूरत चल रही है, तो वो एक वक्त का खाने का सोचेंगे तो दूसरे वक्त के लिए वो बिल्कुल यानी परेशानी के आलम में चूल्हे सब ठंडे पड़ जाएंगे। इस वक्त ये पोजीशन बहुत ही खतरनाक हद तक आगे बढ़ चुकी है। ठीक है भुट्टो साहब, आगे बढ़ाते शो को। कराची में हमारे जराये का कहना है सियासी तब्दीलियां मुतवाक़े हैं, तो कौन सी सियासी तब्दीलियां सर स्पेशली शहर कायद और सिंध में आपको नजर आ रही हैं? देखें, सियासी तब्दीलियां तो इस वक्त जो सूरत जो पैदा हुई है इस वक्त, जो इस वक्त मुल्क की और बिलखुसूस हमारे सूबे कराची शहर की, वो अवाम बिलखुसूस इससे वाकिफ है कि इस वक्त जो सूरत पैदा हुई थी और उसको किस तरीके से निपटा जाए। तो अभी आपको इल्म में होगा कि इस वक्त जो कराची के जो स्टेक होल्डर हैं, जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के जो नुमाइंदगान है, वो उन्होंने एक इशारा दे दिया एक दूसरे का। और दूसरा जहां तक ताल्लुक है आपके कराची के अंदर खास तौर पे जो इस वक्त सूरत पैदा हो रही है, एक सियासी खिला है और जिसको पुर करने के लिए बड़ी कोशिश की गई थी कि पीटीआई को लाया जाए, लेकिन पीटीआई उसके अंदर बहुत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। और जाहिर अगर किसी की चीजें कंफर्म चीजें जिनकी होती हैं और उनको अगर छीन के किसी को दिया जाता है, तो फिर ये वाले जो लम्हात होते हैं ये सामने आवाम के सामने आ ही जाते हैं। अच्छा भुट्टो साहब, सॉरी भुट्टो, सिर्फ कराची शहर इस वक्त लावारिस बना हुआ है और इस लावारिस शहर के वारसों को चाहिए कि वो खड़े हो जाए और कराची को ऑन करें, इस मुल्क को, इस सूबे को, बिलखुसूस इस पाकिस्तान को ऑन करें। इस वक्त हमें जरूरत है पाकिस्तान को यकजा, और इसको हमको यकजा करना। अच्छा भुट्टो साहब, चेयरमैन एमक्यूएम ओआरसी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की मुलाकात हुई है इशरत अब्बास साबिक गवर्नर से, तो ये मुलाकात सियासी थी क्या? कोई बड़ी तब्दीली या फिर बहुत सारी शमूलियतें ओआरसी में होने जा रही है? कुछ बताएं ना, आवाम को तो बेचैनी से इंतजार है। देखिए, ये मेरी खुशनसीबी है कि डॉक्टर फारूक सत्तार भाई, जो कि इस शहर के, इस मुल्क के और इस सूबे के एक बहुत रहनुमा है, और मेरी खुशनसीबी है कि मैं डॉक्टर फारूक सत्तार भाई के साथ कंधे पे कंधा मिला के चल रहा हूँ इस वक्त। फारूक भाई की जो मुलाकातें हुई हैं बिल्कुल हुई हैं, और डॉक्टर इशरत लिबास भाई से बिल्कुल मुलाकात हुई है, क्योंकि इस वक्त जो सियासी जो इस वक्त सूरत हाल है, अब उससे चीज बड़ी बाला, यानी उससे चीज बहुत आगे निकल गई है। इस वक्त हमने सिर्फ अपनी पार्टी का न सिर्फ बल्कि सूबे का, शहर का और इस मुल्क का सोचना है। और डॉक्टर फारूक सत्तार भाई और डॉक्टर इशरत लिबास भाई के दरमियान जो मुलाकात हुई है, इंशाअल्लाह ताला जो कराची में एक जो खला पैदा हो गया था सियासी तौर पे, उसको बहुत जल्द पूर्ण भी कर दिया जाएगा। और कैसे हमारी भरपूर कोशिश है कि जैसे डॉक्टर साहब ने एक पॉलिसी बयान दे दिया है कि 3G यानी 3 डॉक्टरों का इस वक्त अगर आपस में मिल बैठ के अगर आगे बढ़ा जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला ये कौम, ये शहर और ये मुल्क इंशाअल्लाह ताला मजबूत हो। कैसे आप ये खलापुर करेंगे? कोई आपके जो ओआरसी में कोई शामिल होने जा रहा है? एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग शामिल होने जा रहे हैं, दीगर लोग शामिल होने जा रहे हैं, कुछ बताए ना। देखिए, ओआरसी जो है हमारी, वो तो तंजीम बहाली कमेटी, उसका नाम इसलिए रखा गया था कि जो एमक्यूएम की जो सूरत हाल थी 22 अगस्त के बाद, जाहिर जिस वक्त 22 अगस्त हुआ था और 23 अगस्त जब डॉक्टर फारूक सत्तार भाई ने किया था और मशावरत के साथ किया था,
और उसके बाद फिर जिस अंदाज में हमारे दूसरे साथियों ने जो कि इस वक्त हैदराबाद से हैं, उन्होंने जिस अंदाज में डॉक्टर फारूक सत्तार भाई को एक दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया था, तो जाहिर फिर मजबूरन ओआरसी बनानी पड़ी, तंजीम बहाली कमेटी बनानी पड़ी। हमें तो उस एमक्यूएम को हमने बहाल करवाना है और किसी भी सूरत में चाची के एमक्यूएम को बहाल करवाना था, जिसकी वजह से कमेटी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह कता कलामी के लिए माजरत भुट्टो साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट, ये बहाल कराने का ठेका आपने लिया हुआ है? आपने तो उंगलियां उठ रही हैं कि आपने तो एमक्यूएम को और एमक्यूएम के नजरिए को, सोच को नुकसान दिया है। देखिए, जहां तक एमक्यूएम के नजरिए को नुकसान देने वाली बात है, वो ये कौम अच्छी तरह से जानती है कि कौन इस पार्टी इस नजरिए को किसी ने नुकसान पहुंचाया। जहां तक डॉक्टर फारूक सत्तार का ताल्लुक है कि उन्होंने ठेका लिया हुआ है, हाँ बिल्कुल, हमने इस बात का अल्हम्दुलिल्लाह ठेका लिया हुआ है कि इस पार्टी का एमक्यूएम में जो जितना ज्यादा हक शोहदा की और शोहदा की फैमिली, लापता और लापता फैमिली और जो असीर कारकुनान है उनकी फैमिली का इस एमक्यूएम में उससे कहीं ज्यादा हक है कि जिसने आज जिन्होंने कोई पैकेज भी जिन्होंने मेहनत नहीं की और आज पार्टी के अंदर जो है ना वो कारकुनान को नजरअंदाज करके जिस अंदाज में बैठे हुए और जिस अंदाज में काम कर रहे हैं। और आपको पता है कि जिस तरह से इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया गया, लियाकत अली खान शहीद की रूह भी आज तड़प रही होगी कि मेरी बरसी के मौके पर बुला के और इंट्रा पार्टी का इलेक्शन करा देना, और उसके फिर दायरे मजबूरन फिर हमने एज एमक्यूएम के कारकुन के से जिस अंदाज में हमने इलेक्शन कमीशन में जाके पिटीशन हमने दाखिल की थी। और मैं फिर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये जरूर कहता हूँ कि मेरे भाई, वोट को इज्जत दो या ना दो वो तो दूर की बात है, लेकिन पार्टी के कारकुनान को वोट देने का हक तो दो उसको। जब पार्टी के कारकुनान को पता ही नहीं है कि उस पार्टी के अंदर कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहा है, आप खुल्लम खुला आप करें। अगर फारूक सत्तार को अगर पार्टी के लोग और अवाम अगर नापसंद करते हैं तो वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आ जाएगा। एक वक्त था जब इंट्रा पार्टी का इलेक्शन हुआ था तो डॉक्टर साहब ने 35,000 प्लस में उन्होंने वोट हासिल किए थे, और आज कितने कितने लोगों ने वोट हासिल किए मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। लेकिन मैं फिर भी आवाज देता हूं उन मुखलिस कारकुनान को, मैं फिर भी आवाज देता हूं डॉक्टर खालिद मकबूल भाई को जो कि इस पार्टी के कन्वीनर है, कि खालिद भाई कहीं देर ना हो जाए, आगे बढ़े, पार्टी को बचाए। हर सूरत में आपने डॉक्टर फारूक सत्तार ने और अगर इशरत लिबास भाई, जाहिर ये 3D 3 डॉक्टर अगर मिल जाते हैं तो इस कौम को और इस शहर को इंशाअल्लाह ताला बचाया जा सकता है। मुमकिन है ऐसा हो, बेस्ट विशेस आपके साथ है, लेकिन जो आप जिस आवाज की बात कर रहे हैं कि आवाज आप लगा रहे हैं, तो उस आवाज में वो घनघरज है, आपकी आवाज में वो वजन है, चेमा गोइया तो ये है कि आपको तो नो लिफ्ट का सिग्नल है। देखिए, जहां तक आवाज का ताल्लुक है, आवाज मैं अवाम की सतह की बात कर रहा हूं। देखिए, हम उस आवाज की बात ही नहीं कर रहे हैं कि जिसकी चिमोगैया चल रही होंगी, लेकिन हाँ, फारूक भाई की आवाज ने कौम को सुना है। और जिस अंदाज में ये मीटिंग हुई है और जिस अंदाज में आपने भी देखा होगा, जिस अंदाज में ये चीजें चलना शुरू हो गई हैं, तो आपको बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला पता चल जाएगा कि ये कौम फारूक भाई के पीछे किस तरह से आएगी और किस तरह से खड़ी होगी। और आज से आपको मैं अनकरीब आपको खुशखबरी आपको ये दूंगा कि कितने लोग इंशाअल्लाह ताला फारूक भाई के पास आते हैं और इस पार्टी को उसी तरह से यकजा करेंगे जिस तरह से ये पार्टी हुआ करती थी। चले, बहुत शुक्रिया असलम भुट्टो साहब, एमक्यूएम बहाली कमेटी का आपने मौक़िफ़ पेश किया। आगे बढ़ाते हैं शो को, मजीद लोगों को भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के मखदूम मोहसिन साहब ने। मोहसिन साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में, सुन सकते हैं? बहुत शुक्रिया मखदूम मोहसिन, माजी में तो आप शिकवे करते नजर आए, लेकिन वफाकी हुकूमत ने जब बुलाया तो सब चले गए, और फिर आपको यह भी इल्म होगा कि कुछ लोग लाए भी गए। तो बताएंगे, आप लाए गए या आप खुद से गए? राजीव साहब, कोई भी पॉलिटिकल डॉक्टर या पॉलिटिकल पर्सन की इस तरह की गुफ्तगू से मैं समझता हूँ गुरेज करेंगे। जिस तरह की बात एक पीटीआई के मेंबर ने की, और आप मेरे ख्याल से उसी बात को कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल, हम खुद ही गए थे, हम उनके कोलिशन पार्टनर्स हैं डे 1 से। हालांकि हम डे 1 से अनकंडीशनली उनके साथ खड़े हैं, और हम चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट आवाम को रिलीफ दे ताकि फिर हमें भी आसानी हो 2023 के इंतखाबात में जाते वक्त। लेकिन हमें कोई रिलीफ नजर तो नहीं आ रहा। लेकिन इस तरह के बयान देकर वफाकी हुकूमत को भी मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, और हम जो कोई पार्टी है कोलिशन पार्टनर उनको भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा।
स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ है, शरह सूद में 1.5% का इजाफा हो गया और इस हफ्ते मजीद महंगाई के भी इशारे दिए गए। तो अभी तक तो ये चीजें रुक तो नहीं रही, तो ये आवाम तो आपकी तरफ देख रही है मखदूम मोहसिन साहब, और आप अभी तक वफाकी हुकूमत के कोलिशन में हैं, आप लोगों ने अभी तक किनारे अलग नहीं किए, राहें अलग नहीं की, तो ये उंगलियां आपकी तरफ उठ रही है। फिर आप कैसे जाएंगे 2023 के इलेक्शन में अपने हलकों में? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मसला ये है कि जैसे IMF के साथ जो डील हुई उसके बाद इशू ये कि अभी हमारी करेंसी, सबसे बड़ा मसला मैं समझता हूँ कि करेंसी का डीवैल्यू होना भी ये, जैसे फेडरल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कह रहे थे कि पेट्रोल इंडिया में भी बढ़ा है, पेट्रोल बाकी ममालिक में बढ़ा है, लेकिन फर्क तो ये है कि बाकी ममालिक का सही हो रही है, हमारा पाकिस्तानी रुपया डीवैल्यू हो रहा है, और उसकी वजह ये कि अफगानिस्तान में जो डॉलर की स्फुटिंग हो रही है, अफगानिस्तान में ठीक है, ठीक है, हमें पॉलिसीज की नजरसानी करने की जरूरत है, वफाकी हुकूमत को संजीदा होने की जरूरत है। अब ठीक है, कल परसों जो नेशनल असेंबली में हुआ, ठीक है, फेयर इनफ, हम मानते हैं कि हमारी फेवर में चीजें गई हैं। EVM वाला जो बिल पास हुआ है खुशारत है, काबिल तारीफ है। उससे ये है कि आप आइंदा जिस तरह से ठप्पे लगते थे, जिस तरह से मरे हुए लोगों के वोट दोबारा कास्ट किए जाते थे, एक आदमी के 4-4 जगहों पे वोट दाखिल थे, अब वो चीजें मुमकिन नहीं है। और मुझे एक चीज की हैरानी हुई कि कल EVM की वो पार्टियां मुखालफत कर रही थी जिन्होंने खुद पुराने सिस्टम को मुतनाज़ा बनाया। 2018 के इंतखाबात में इमरान खान साहब के जीतने के बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये धांधली ज़दा इलेक्शन है। 2013 में जो इलेक्शन हुई उस पर जरदारी साहब ने स्टेटमेंट दी कि ये RO-GRO इलेक्शन है। उसके बाद फजल रहमान साहब को 2018 में सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स को होने बनने के दावे करते हैं, लेकिन जब ये नए सिस्टम की बात हुई, नया सिस्टम जब मुताबिक कराया गया, 1000 इख्लाफ आप वफाकी हुकूमत से रखे, हम खुद वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं है। वो हम भी समझते हैं कि 3.5 साल, ठीक है, ठीक है, एग्रीड, स्ट्रांगली एग्रीड। आपने कहा हम खुश नहीं है। गैस बहरान तारीख में ऐसा नहीं देखा गया कि लोगों के चूल्हे ठंडे हैं। न सिर्फ सिंध, कराची और तमाम शहरों से लेकर पाकिस्तान भर में ये बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अभी तो दिसंबर जनवरी बाकी है, तो जब इतना बहरान आवाम फेस कर रही है कि पहले तो महंगाई ने लोगों का जीना आराम कर दिया, अब उनके पास गैस जलाने के लिए भी नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे सर? ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस अब तो कोई स्टांस ले। देखिए, हम बार इस चीज का इज़हार हम कर चुके हैं। हमें अभी रिसेंटली भी, हमने 2 दिन पहले भी, आपको कुछ 1 हफ्ता पहले याद होगा जब TLC का वाकया हुआ था, जब वो तारीख होनी थी, उससे पहले भी हमने TLC के मौके की तारीफ की और हमने वफाकी हुकूमत से इख्तिलाफ रखा, लेकिन फिर अब जब उनको जरूरत थी हमने उनका साथ नहीं दिया। हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, लेकिन इसके साथ आवाम को रिलीफ भी मिले। कल जैसे मैं मुख्तलिफ 4-5 दिनों से मुख्तलिफ टॉपिक कर रहा हूँ, तो मुझे एंकर ने सवाल किया कि अब तो आप लोग रिटायर के आइन में वो बिल भी पास होगा, तो मैंने कहा नहीं, देखें, अब मैं मानता जरूर हूँ कि एक आज अच्छा दिन गुजरा है हमारे कोलिशन पार्टनर के लिए, हम सब के लिए, लेकिन ये सच है कि जब वादा तब होगी जब आप आवाम को रिलीफ देंगे, जब आप पेट्रोल में प्राइसेस में आप कमी लाएंगे, जब आप आटे को चीनी को कीमतों में आप स्टेबल करेगा। मसला ये है कि महंगाई है, ठीक है, लेकिन जो आटे की प्राइस आपको पंजाब में मिल रही है वो आपको सिंध में नहीं मिलती। गन्ने का रेट जो पंजाब में फार्मर को दिया जा रहा है, फार्मर का रेट 250 है, गन्ने का रेट सिंध में 225 का दिया जा रहा है। ठीक है, मुल्क के एक मुश्किल दौर पे है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की मैं समझता हूँ कि उससे ज्यादा नाकामी है कि वो और उसको बच के बच्चा की तरफ लेके जा रहे हैं। चले, ठीक है, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मखदूम मोहसिन साहब, हमारे जरा का कहना है कि स्पेशली शहर काय से लेकर सिंध में सियासी तब्दीलियां आने जा रही हैं, और वो तब्दीलियां कैसी होंगी? क्या सियासी लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी, और वफादारियां तब्दील भी माजी का हिस्सा रहा है, तो क्या होने जा रहा है? आपने देखा होगा गुज़िश्ता हफ्ते डॉक्टर फारूक सत्तार साहब और शरद इबाद साहब की भी मुलाकात हुई है, तो ये मुलाकातों का सिलसिला जारी हो चुका है। आप कैसे देख रहे हैं सिंध की सियासत को? आप कहां खड़े हैं? क्या आपका भी मजीद जो अलाय है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और भी लोग शामिल होंगे? देखिए, 2023 में इंतखाबात हैं और 2022 में इंतखाबात से 1 साल कबल वैसे ही तैयारी का साल होता है, और सियासत में मुलाकातें होती हैं, सियासत में वफादारियां तब्दील होना भी मैं समझता हूँ एक आजकल एक नॉर्मल चीज है। तो ज़ाहिर हिसाब होंगे, नई कंडीशन होगी, और ये ज्यादातर सिनेरियो हमें मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल तक क्लियर हो जाए, क्योंकि अगले साल नवंबर में आर्मी चीफ भी रिटायर हो रहे हैं और चीफ जस्टिस साहब की मुद्दत में भी मेरे ख्याल से
या खत्म होगी या मखदूम, यूं- एक मासूमाना सवाल सर, मखदूम मोहसिन साहब तो किसी पार्टी में नहीं जा रहे या अभी तक इसी में ही है? ग्रैंड मेरा ताल्लुक ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस हमने बनाया था, मैं किसी पार्टी से ऐसा नहीं, लेकिन जो है हम उसके खाली हुक्म है और मैं कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह 2023 के इलेक्शन में भी मेरा सिंबल इंशाल्लाह वही स्टार्ट होगा। आपका कोई इरादा नहीं है आगे किसी और पार्टी में? आप क्या आप सुन सकते हैं? आपका कोई इरादा नहीं है? नहीं, हमारा कोई इरादा नहीं है इंशाल्लाह। जिस तरह से पिछले इंतखाबात में हमने मुकाबला किया है इस तरह हुकूमत का, इंशाल्लाह 2023 में भी नए चलें, बहुत शुक्रिया मखदूम मोहसिन साहब, आपने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का मौकिफ पेश किया। मुझे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद और आबाद रहे। साजिद हुसैन और उसकी टीम को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।